सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहे अभी हाल ही में भारत के महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं, यानी कि सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो आंसर हो जाएगा इसका टीसीए कल्याणी। और आपको बता दूं ये जो महालेखा नियंत्रक का पद है जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये पद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। और अभी इसकी 29 नंबर की महालेखा नियंत्रक बनी है टीसीए कल्याणी। उन्होंने किनका स्थान लिया? एसएस दुबे का स्थान लिया है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? महालेखा नियंत्रक का काम क्या होता है? तो ये भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं और अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि लेखा प्रणाली की स्थापना और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी से कंफ्यूजिंग एक और शब्द आपको मिलेगा जिसे आप कैग के नाम से जानते हो, सीएजी। ये सीजीए है, वो होता है सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वे भारत सरकार के खातों और वित्तीय गतिविधियों की लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट करते हैं। अगर बात करें वर्तमान में हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो आंसर होगा संजय मूर्ति हैं। और पहले सीएजी कौन थे? नरहरि राव। और उसी तरह से पहले सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन थे? सीएस स्वामीनाथन थे। देखो, ये जो सीजीए होते हैं, महालेखा नियंत्रक होते हैं, इसका उल्लेख आपको संविधान में नहीं मिलेगा, लेकिन सीएजी का उल्लेख आपको संविधान में मिलेगा आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। इनको अपॉइंटमेंट इनके नियुक्त करते हैं जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और इनको हटाने का पावर संसद के पास होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको साथ में बता दी है, ध्यान में रखना। लेकिन प्रश्न तो हमारा यहाँ पर लेखा महानियंत्रक से था, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से था, तो वो बन गई है अभी टीसीए कल्याणी। चलो कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवा दूं। अभी याद है बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे। बार्क मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसके अध्यक्ष बने थे गौरव बनर्जी। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी सतीश गोलचा बने। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अभी अध्यक्ष वापस तीसरी बार बने थे अजय सिंह। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने सर्जियो गौर। और प्रधानमंत्री जी के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह बने। फसाई के नए सीईओ रजित पुन्हानी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष बने श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अभी फिर से प्रेसिडेंट बन गए वितोल्डा बाका। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अभी 80वें सत्र के अध्यक्ष बनाया गया एनालेना बैरबॉक को, जो जर्मनी से हैं। ये रिप्लेस किया फिलेमॉन यांग को, जो कैमरून से हैं। और अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे श्रीनिवासन स्वामी। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत। यहाँ हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की, जो भारत में होंगे। भारत 17 सालों के बाद इसकी मेजबानी करेगा। भारत में भी कहा? नई दिल्ली में होंगे। ये अगस्त महीने में होंगे और इस बार इसका 30वां एडिशन होगा। भारत ने लास्ट बार इसको 2009 में होस्ट किया था, जब ये भारत में कहाँ पे? हैदराबाद में हुए थे। और अभी इसका जो 2025 में जो 29 नंबर का एडिशन हुआ था वो पेरिस फ्रांस में हुआ। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मेंस डबल कैटेगरी में एक भारतीय जोड़ी है, उन्होंने पदक जीता, ब्रोंज मेडल। सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी ने। पढ़ा था हमने, कल परसों पढ़ा था शायद। और मेडल टैली में अगर हम बात कर लें तो पहले स्थान पे चाइना है। चाइना ने 2 गोल्ड 3 सिल्वर 1 ब्रोंज, टोटल 6 मेडल जीते। दूसरे पे मलेशिया है, तीसरे पे जापान है। भारत मेडल टैली में 7वें स्थान पर है, केवल 1 ब्रोंज जीता है। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए इस चैंपियनशिप में जो पहला पदक जीता था किसी भारतीय ने, उनका नाम है प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिताजी। 1983 में ब्रोंज लेकर के आए थे वो, और इस चैंपियनशिप में वो भारत का पहला पदक था। इस चैंपियनशिप की जो शुरुआत है, यानी कि जो पहला एडिशन है, वो 1977 में हुआ था। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स याद रखना। बाकी कुछ स्टैटिक में आपको बता दूं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात कर लें, स्थापना होती है 1934 में। हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया। प्रेसिडेंट हैं खुनयिंग पटामा, जो थाईलैंड से हैं। ये बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, जैसे कि थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की भी बात कर लेते हैं, स्थापना होती है 1934 में। मतलब दोनों की स्थापना 1934 में होती है। और ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। देखो एग्जाम में
ये 3 प्रश्न आपके एक बार पूछे गए थे, तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊं। ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल बनी थी। 2012 के लंदन ओलंपिक पे ब्रोंज जीता था। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्थापना पूछ ली ना, देखो 1934। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ये भारत में होंगे, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 20वां वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 20वां समिट हुआ, 20वां एडिशन हुआ। अभी 2 और 3 सितंबर को हुआ था। कहां पे? नई दिल्ली में। आयोजन किसने किया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इसका आयोजन किया। आयोजन करने का उद्देश्य सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा करना और भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने पर ध्यान देना। और इस सम्मेलन में 10 देशों के लीडर्स और कई सारे बिजनेसमैनों ने हिस्सा लिया। आयोजन किया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी बात करें, स्थापना होती है 1895 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और प्रेसिडेंट है राजू मेमानी। समिट वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स सम्मेलन में आपको और रिवाइज कराता हूँ, ध्यान देना। जैसे कि अभी 28वां राष्ट्र ई गवर्नेंस समिट ये होगा विशाखापट्टनम में, इसी माह होगा। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। और ये पॉइंट जरूर याद रखना, विट्ठल भाई पटेल ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई हैं, मतलब बड़े भाई थे, और केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। और इसी बात को भी 100 वर्ष पूरे हुए थे और उसी कारण ये सम्मेलन हुआ। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ के 41वां वार्षिक सम्मेलन ये कहां पर होगा? विशाखापट्टनम में। और अभी 2025 वाला हुआ था पूरी उड़ीसा में। 68वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का आयोजन ये अक्टूबर में होगा, अभी ब्रिज टाउन बारबाडोस में। 5वां आसियान इंडिया यूथ समिट अभी हुआ गोवा में। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर। तो पहली बार दिल्ली के बाहर हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये प्रश्न तो एग्जाम में पूछा ही जा चुका है कि 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट अभी हुआ था कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। नाटो समिट अभी नीदरलैंड में हुआ, हैग नीदरलैंड में। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता भी हुई थी चेन्नई में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मंथली वाला जो वीडियो है, अगस्त मंथ का जो 1 लाइनर मंथली वीडियो में लेकर के आऊँगा। कल मैंने अपलोड कर भी दिया है शाम को, लेकिन उसमें मुझे लग रहा है थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, पीछे थोड़ा उसमें बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, उस वीडियो को फिर से हटा करके, वो बैकग्राउंड नॉइस को हटा करके फिर से मैं उसे रीअपलोड करूंगा। तो अगर आपको उसकी नॉइस पीछे जो आ रही है या उसकी वॉइस में कोई दिक्कत है, तो जो अपलोडेड वीडियो है उसको मत देखना। आज मैं वापस से रीअपलोड करूंगा, तो उसको देख लेना। और कोई दिक्कत नहीं है तो देख ही लेना, मटेरियल तो सेम है, ठीक है। बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियोस को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अन्नपूर्णा योजना जो कि स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई थी, ये कहां पर शुरू हुई है? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो अभी कर्नाटक के जो डेप्यूटी सीएम है DK शिव कुमार, अभी उन्होंने बंगलुरु में अन्नपूर्णा योजना को लॉन्च किया। तो इस स्कीम को बंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के द्वारा बनाया गया और उनके द्वारा ही इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? बंगलुरु के सैनिटेशन वर्कर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, यानी कि वित्तीय सहायता देना। तो इसके तहत पहले चरण में तो 700 सैनिटेशन वर्कर्स को स्मार्ट कार्ड बांटे जाएंगे और इन स्मार्ट कार्ड में हर महीने 1500 रुपये डाले जाएंगे। उद्देश्य क्या है इस स्कीम को लाने का? बंगलुरु के सैनिटेशन वर्कर्स की न्यूट्रिशन और हेल्थ का ध्यान रखना। अब योजना है तो योजनाओं से ही कुछ संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक आई थी शक्ति श्री कार्यक्रम, ये उड़ीसा ने शुरू किया था। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली ने। कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र। सेतु बंद विद्वान योजना शिक्षा मंत्रालय। अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश। नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना सिक्किम। मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना तमिलनाडु। बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया महाराष्ट्र ने। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये अभी मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी 15 अगस्त के दिन ही। और श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल ने और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को भी शुरू किया बिहार ने। ठीक है, तो ये कुछ योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं वार्षिक मेला पट्ट उत्सव ये कहां पर हुआ? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो पट्ट उत्सव ये नाग पंचमी पर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवाह के खाखल गांव में आयोजित होता है। 3 दिनों तक ये उत्सव चलता है। ये उत्सव नाग संस्कृति का प्रतीक है और इसमें
पारंपरिक पट्ट झांकी का जुलूस निकाला जाता है। तो पट्ट उत्सव पूछेंगे या पट्ट मेला, कैसे भी प्रश्न आ सकता है, तो इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है, याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो अभी न्यूज में थे वो तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो जो इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं, उत्सव महोत्सव, वो भी पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, हैरत महोत्सव पूछ लें, तवी महोत्सव, कंचोत महोत्सव, बांगस वैली महोत्सव, अहरबल महोत्सव, खीर भवानी मेला, चिनार बुक फेस्टिवल, ये तो अभी श्रीनगर में हुआ था। तो इन सबका संबंध जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। ये तो जम्मू कश्मीर वाले हो गए। अब कुछ और फेस्टिवल्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सभी फेस्टिवल्स अभी न्यूज़ में थे, जैसे कि पोसान पोया महोत्सव श्रीलंका में, एक वैसाख पोया महोत्सव भी होता है श्रीलंका में, बोनालू उत्सव तेलंगाना, एक है कटारा गामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में। महाराष्ट्र ने अभी गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया। गवरिया राय महोत्सव भील समुदाय के द्वारा मनाया जाता है राजस्थान में। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव हुआ अभी भारत में, नई दिल्ली में, जिसकी थीम थी सप्त सुर सात राष्ट्र एक राग। बसोहली महोत्सव जम्मू कश्मीर और रामायण की थीम पर इस बार इसका आयोजन हुआ। मारबत महोत्सव नागपुर महाराष्ट्र में, पुतलों का जुलूस निकला था इसमें। नुआखाई महोत्सव ये होता है उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ कहां किया? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो अभी निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, और इसी ने अपने प्रमुख कार्यक्रम निवेशक दीदी के दूसरे चरण फेज 2 को शुरू किया है। ये पहल अभी 1 सितंबर 2025 को पटेलगुड़ा पंचायत हैदराबाद से शुरू की गई है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो निवेशक दीदी पहल है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कह सकते हो ये एक अनूठी महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा एक पहल है, एक वित्तीय साक्षरता पहल आप कह सकते हो, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं को आवश्यक वित्तीय जानकारी से सशक्त बनाना, जिसमें प्रशिक्षित महिलाएं अन्य महिलाओं को वित्तीय ज्ञान प्रदान करेंगी। इसीलिए हमने कहा महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा ये एक वित्तीय साक्षरता पहल है। इसका जो पहला चरण है 2023 में शुरू हुआ था, अभी इसका ये सेकंड फेज शुरू हुआ है। और कहां से शुरू हुआ ये याद रखना, हैदराबाद। अब यहाँ पे हैदराबाद और किन किन कारण से न्यूज में था मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक हमने पढ़ा था भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी, मुख्य ढांचा बनाया जाएगा? हैदराबाद में। और आप जानते हो फ्रांस की जो डसॉल्ट कंपनी है वो बना रही है राफेल, और अभी इसी ने ये ढांचा बनाने के लिए भारत की टाटा एडवांस सिस्टम के साथ समझौता किया था। और अभी प्रसिद्ध 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांति बने। हैदराबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक AI टूल लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इस AI टूल का नाम क्या है? अमृत स्वस्थ भारत। और गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ये कहां पर लॉन्च किया? हैदराबाद। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद की कंपनी है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहां पर खोला गया? हैदराबाद। भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी कहां पर शुरू हुई? हैदराबाद में, हैदराबाद के गाची बोवली स्टेडियम में। और अभी हैदराबाद में ही भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया था। इन सब कारण से हैदराबाद न्यूज में बना हुआ है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 और प्रशस्त 2.0 को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा NCERT ने। NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। वैसे मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर है दिनेश प्रसाद सकलानी। लेकिन अभी 1 सितंबर 2025 को इसने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, और इसी मौके पर NCERT ने 4 इनिशिएटिव्स को शुरू किया है। तो वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। एक है बाल वाटिका, ये एक टीवी चैनल है बेसिकली, जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है। इसमें अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिससे बच्चे बेसिक मैथ और दूसरे सब्जेक्ट सीख पाएंगे। क्योंकि मैंने एक दिन भी आपको बताया था कि आजकल के बच्चे मोबाइल टीवी के ऐसे आदी हो गए हैं कि उसके बिना काम ही नहीं चलता है उनका, वो चाहिए उनको, बहुत हालत खराब है। तो इन्होंने सोचा कि एक चैनल निकाल दो, कम से कम वो चैनल देख ले अगर बच्चे तो कुछ सीख पाए, वरना मोटू पत्तू सिंचन तो देखना ही है। एक है दीक्षा 2.0, ये एक डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप NCERT, CBSE और अन्य राज्य बोर्ड्स के मटेरियल और किताबों को पढ़ सकते हैं। वैसे ये पहल पहले भी थी, लेकिन अभी इसे अपडेट किया गया और 12 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन लाया गया है। एक है प्रशस्त 2.0, ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है
और इसे दिव्यांग छात्रों का पता लगाने और उनकी मदद करने के लिए लाया गया। और एक है किताब एक पढ़े अनेक। तो ये पहल क्लास 1 और क्लास 2 के लिए इंक्लूसिव टेक्स्ट बुक्स को लाने के लिए लाया गया है, ताकि हर स्टूडेंट चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी का हो वो एक ही बुक को बिना किसी चैलेंजेस के साथ पढ़ सके। बाकी एनसीईआरटी के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो ध्यान रखना इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में UNFPA इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए किसे अपना मानद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा कृति सेनन को। तो UNFPA इंडिया इसने अभी कृति सेनन को जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए अपना ऑनरेरी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद कृति सेनन UNFPA इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे जो भी जेंडर इक्वलिटी के लिए प्रोग्राम्स हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, उनको प्रमोट करेंगी। तो UNFPA को आप बोलेंगे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की हम बात कर रहे हैं। ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है और प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये मुख्य रूप से काम करती है। स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में और हेड है नेटालियो कानेम जो कि पनामा देश से हैं। अब आपको पता है ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है, तो ब्रांड एम्बेसडर के ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक आपको याद होगा फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मियालो लिजी को। ये चाइना की बास्केटबॉल प्लेयर है और ये एशिया कप कहाँ पे हुआ? चीन के शेंजन शहर में। इसी तरह से ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और ये ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? रियाद, सऊदी अरब में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया था और ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया। झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। उड़ीसा हैंडलूम की बनी थी माधुरी दीक्षित। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो हमारे शूटर है अभिनव बिंद्रा, उनको। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा इन्फोसिस। तो अभी मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस के साथ समझौता किया है। उद्देश्य सीमा पार भुगतान, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना। इन्फोसिस की बात करें, स्थापना होती है 1981 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु, और फाउंडर इसके रहे नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी साहब, और भी कई थे लेकिन मुख्य रूप से ये हैं। वर्तमान में चेयरमैन नंदन नीलेकनी है और MD CEO सलील पारेख है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के राजदूत कौन बने एम्बेसडर? तो आंसर होगा डॉक्टर दीपक मित्तल। तो अभी भारत ने डॉक्टर दीपक मित्तल को यूनाइटेड अरब अमीरात में अपना नया राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया है। उन्होंने संजय सुधीर का स्थान लिया। आपको याद होगा अभी कनाडा में भी हमने हमारे नए हाई कमिश्नर को नियुक्त किया था, उनका नाम क्या है? दिनेश के पटनायक उनका नाम है, तो वो भी याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न हो जाता है, अभी अमेरिका ने भारत में अपना नया राजदूत किसे बनाया था? यह आपके लिए प्रश्न होगा। बाकी अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। आज स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत सारे अपॉइंटमेंट रिवाइज करवाए। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी क्विज आपको मिल जाती है आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहां पर जाकर के आप क्विज लगाएं, टेस्ट लगाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और एग्जाम में इन प्रश्नों को आप भूले नहीं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं और हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप को भी लॉन्च किया, नाम क्या है? विक्रम। फिर पूछा अभी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ये कहां पर शुरू हुई? हरियाणा। मत्स्य शक्ति परियोजना कहां शुरू हुई? केरला। और भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ? अमेरिका। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे और किस बैंक ने लॉन्च किया? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके अलावा चिराग और सात्विक की जोड़ी ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? ब्रोंज। भारतीय सेना ने अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? अरुणाचल प्रदेश। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा। विश्व नारियल दिवस मनाया गया 2 सितंबर को। और आखिरी प्रश्न था कि डच ग्रैंड प्री 2025 का खिताब किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्रे ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कुमुदनी लाख्या का निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? तो आंसर होगा इसका कथक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।